Okay, guys, so welcome back to AS Business 9609 classes. Now we are starting with a new area of operations. लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ऑपरेशंस को जो स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने वी आर डन विद द बेसिक कॉन्सेप्ट के ऑपरेशंस क्या होते हैं, व्हाट आर द एम्स ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट. देन वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस along with the concept of sustainability, sorry, and the benefits of it. Now we are heading towards a topic that is known as inventory management. अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो टॉपिक है ना, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट. अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे इन्वेंट्री को ज़रा समझते हैं पहले. देखो, दे आर टू थिंग्स. एक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और दोनों के बीच में एक क्लियर डिफरेंस है. इन्वेंट्री वैल्यूएशन ना, देखो, इन्वेंट्री जो स्टॉक है, ये जो हमारे पास स्टॉक है, द अदर नेम ऑफ इन्वेंट्री इज नोन एज स्टॉक. और मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं, अगर सिर्फ इस पर्टिकुलर वर्ड के आगे एस ऐड कर दोगे ना, स्टॉक्स, तो कंप्लीटली द एंटायर मीनिंग वुड चेंज. सही है, क्योंकि हम कहते हैं स्टॉक्स ऑफ अ कंपनी, दैट मीन्स शेयर्स ऑफ अ कंपनी. तो स्टॉक मार्केट इज शेयर मार्केट. सही है. स्टॉक्स ऑफ अ कंपनी रेफर्स टू द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो शेयर्स बेचती है वो. खाली जो वर्ड स्टॉक है ना, इट रेफर्स टू द इन्वेंट्री, द स्टॉक. अब से स्टॉक क्या है, आज एग्जांपल लेते हैं. लेट्स ब्रेक डाउन द टर्म इन्वेंट्री फर्स्ट. आपके पास फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कार शोरूम है. अब उस कार शोरूम के अंदर जो नंबर ऑफ कार्स हैं हमारे पास, दैट इज नोन एज द स्टॉक और द इन्वेंट्री ऑफ द शोरूम. इसी तरीके से आपके पास फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर फार्मा है या फार्मास्यूटिकल कंपनी है. तो फार्मा के पास जो नंबर ऑफ मेडिसिन उन्होंने प्रोड्यूस करी हैं, या जो रॉ मटेरियल उनके पास अवेलेबल है, या फॉर एग्जांपल व्हाट एवर द सर्जिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स और आइटम्स दे हैव, वो क्या है, उनकी इन्वेंट्री है. इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्नीचर की बात करें, तो एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके पास जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स फर्नीचर के पड़े हुए हैं, बेड टेबल चेयर्स वगैरह, वो उसकी इन्वेंट्री है. तो इन्वेंट्री क्या होती है, बेसिकली वो पर्टिकुलर चीज़ होती है जिसके अंदर बिजनेस क्या कर रहा होता है, डील कर रहा होता है, या फिर बिजनेस जो है वो उसे होल्ड करता है फॉर द रीसेल पर्पस, और यू कैन से बिजनेस होल्ड्स इट फॉर द सेलिंग पर्पस. ये इन्वेंट्री होती है. अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री वैल्यूएशन, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स. Those students who are studying accounts, they know okay what is inventory valuation means, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट, that is known as one of the accounting statement, SOFP, statement of financial position, ड्रॉप कर रहे होते हैं, और when you construct the SOFP, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आप करंट एसेट के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखते हो, तो उसकी अमाउंट लिखते हो $20,000, $15,000, $2 lakh, वॉट एवर द अमाउंट इज. तो वैल्यूएशन का मतलब होता है व्हाट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री यू आर होल्डिंग, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द अनसोल्ड इन्वेंट्री और द क्लोजिंग इन्वेंट्री. अब उसको किस पे रिकॉर्ड करना है, जो प्राइस आपने जिस पे खरीदी थी उस पे, या अभी जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से, दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन. इट टॉक्स अबाउट और इट टेल्स अस अबाउट द मॉनेटरी वैल्यू और द मनी वैल्यू. वो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन. यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो हमारे पास है इन्वेंट्री मैनेजमेंट. अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब हो गया हमारे पास अबाउट द लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, के लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री क्या है. नंबर टू, हमारे पास जब हम इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं, तो हम यहाँ पे डिफरेंट कॉस्ट फेस कर रहे होते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग की वो. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्चुअली डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ द इन्वेंट्री लेवल्स, के स्टॉक होल्डिंग लेवल क्या है, एंड द एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग, कि हमें जो इन्वेंट्री के रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द स्टॉक फेस करनी पड़ती है, इट्स अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट. तो ये पूरा जो एरिया ना, वो इसके बारे में बात कर रहा है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री के बारे में बात नहीं कर रहा.
तो अब यहाँ पे बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम ज़रा यहाँ पे इन्वेंट्री के कॉन्सेप्ट को और फर्दर डिस्कस करते हैं। इन्वेंट्री इज नोन एज द स्टॉक जो कि बिजनेस होल्ड करता है फॉर द रीसेल सेलिंग पर्पस, जिसके ऊपर बिजनेस की पूरी रेवेन्यू और बिजनेस की जो प्रॉफिट एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है। फर्दर मोर अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो रेवेन्यू इज नोन एज वन ऑफ द करंट एसेट ऑफ द बिजनेस एंड इट नीड्स टू बी मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड इफेक्टिवली। क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक होल्ड करता हूँ तो उसके अपने कॉस्ट एंड बेनिफिट्स हैं। बहुत ज़्यादा अगर लो लेवल की इन्वेंट्री मेंटेन करता हूँ तो उसके अपने खुद के कॉस्ट एंड बेनिफिट्स हैं। तो आपको यहाँ पे इन्वेंट्री को बड़ा इफेक्टिवली मेंटेन और मैनेज करना पड़ता है ताकि बिजनेस की कॉस्ट भी ना बढ़े, बिजनेस की प्रोडक्शन भी अफेक्ट ना हो, बिजनेस मार्केट की डिमांड को, कस्टमर की डिमांड एंड ऑर्डर्स को भी फुलफिल कर सके। सो दैट्स वाई इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। अब ये इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट है। अब नाउ हेडिंग टूवर्ड्स कि सर हमारे पास हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री आर देयर। तो आ जाए नंबर वन, हमारे पास जो इन्वेंट्री है टाइप ऑफ इन्वेंट्री, इट इज नोन एज रॉ मटेरियल नंबर वन, जिसका दूसरा नाम हमारे पास है सप्लाईज, जिसका फर्दर अगर डिस्कस करें इसका नाम है हमारे पास इनपुट्स, or you can say these inputs and supplies are known as components that are used by the manufacturer to produce goods and provide services। अब यहाँ पे ये जो रॉ मटेरियल है, मुझे एक बात बताएं, क्या ये फिनिश गुड है? नो। रॉ मटेरियल हमारे पास कंसिडर किया जाता है कि इट इज नोन एज द फिनिश गुड। अब सर फिनिश गुड का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? फिनिश गुड और अनफिनिश गुड्स। अनफिनिश गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं कि जो यूजलेस हैं एंड दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट, द एंड बेनिफिट टू द एंड कंज्यूमर। देखो फॉर एग्जांपल आई एम एक्चुअली सिटिंग ऑन अ पर्टिकुलर चेयर राइट नाउ, आई एम यूजिंग अ टेबल। तो ये जो टेबल है हमारे पास ये आयरन और वुड की बनी हुई है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मी बीइंग अ कंज्यूमर, मुझे यहाँ पे जो भी मेकर है, कारपेंटर है, वो यहाँ पे लाके मुझे वुड और आयरन दे देता है, तो मेरे लिए वो वुड और आयरन क्या है? अनफिनिश गुड है, क्योंकि मेरे लिए वो यूजलेस है। मैं उसका करूंगा क्या? क्योंकि मेरे लिए तो काम नहीं आएगा। द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल ये है कि मुझे ये कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो टेबल है इट इज़ अ फिनिश गुड, लेकिन इससे पहले ये अनफिनिश फॉर्म में थी। तो जो रॉ मटेरियल होता है वो कंज्यूमर को कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करता। तो इसके लिए यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है वो कौन होल्ड करता है? हमारे पास मैन्युफैक्चरर। Why the manufacturer holds the inventory of the raw material? क्योंकि manufacturer is an individual who has the production facility। उसके पास मशीनरी है, उसके पास लेबर है, उसके पास प्रोसेसेस हैं जिससे वो इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कन्वर्ट करेगा इनटू फिनिश गुड। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसकी इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरर होल्ड करता है, और इसके लिए यूजफुल होती है बिकॉज द मैन्युफैक्चरर यूजेस एज एन इनपुट टू प्रोसेस एंड टू कन्वर्ट इट इनटू द फिनिश गुड्स। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेंट्री है। देन वी हैव द सेकंड टाइप ऑफ इन्वेंट्री, एंड द सेकंड टाइप ऑफ इन्वेंट्री इज नोन एज फिनिश गुड, और यू कैन से हमारे पास आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, or you can say the product। These three names can be used: finished goods, output, product। अब यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करते हैं हमारे पास कि जो फिनिश गुड्स होते हैं वो होते क्या हैं। द आउटकम ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज द फिनिश गुड एंड इट विल प्रोवाइड द एंड बेनिफिट टू द एंड कंज्यूमर। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल है, तो ये जो टेबल है इट इज नोन एज द फिनिश गुड। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ कि हाउ डू यू नो दैट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज फिनिश गुड? फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये माउस है, ये फिनिश गुड है। तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट इट्स अ फिनिश गुड? Because the product is available for the consumers to consume, the product is available for the consumer to provide the benefit. So when the product is ready to provide the benefit to the end consumer and the product is available to fulfill the purpose of the consumer in behind purchase or behind buying the product, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट किस फॉर्म में? अपनी फिनिश फॉर्म में। अब ये जो फिनिश गुड्स होते हैं हमारे पास, इसकी इन्वेंट्री कौन मेंटेन करता है? नंबर वन, मैन्युफैक्चरर। अगेन सर मैन्युफैक्चरर, यस।
देखो, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर फिनिश गुड्स की भी इन्वेंट्री अपने पास होल्ड रखता है कि इन केस अगर हमारे पास देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, तो वी डू नॉट हैव इनफ टाइम और द टाइम टू प्रोसेस द गुड्स, हमें फौरन से सप्लाई देनी होगी। तो अगर मेरे पास गुड्स अवेलेबल नहीं होंगे फिनिश गुड्स, तो हाउ आई एम गोइंग टू सेटिस्फाई द डिमांड। अगेन यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन है कि सर व्हाट अबाउट द पेरिशेबल आइटम्स, वो नहीं हो सकते। जो फूड आइटम्स होते हैं हमारे पास, जैसे फास्ट फूड बिजनेस है, वो ये नहीं कर सकता, उसे प्रोसेस करना ही पड़ेगा। लेकिन जो हमारे पास नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं, हमारे पास ये जो स्टेशनरी और मल्टीपल ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी लिमिटेड सेलेबल लाइफ नहीं है। जो पेरिशेबल एडिबल आइटम्स होते हैं उनकी लिमिटेड सेलेबल लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ होती है, आफ्टर सम टाइम दे आर गोइंग टू गेट एक्सपायर्ड। अब फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर पेंसिल है, राइट नाउ आई हैव दिस पेंसिल इन माई हैंड, आई हैव दिस पर्टिकुलर एप्पल पेंसिल इन माई हैंड। तो ये क्या है, हमारे पास नॉन पेरिशेबल गुड्स है ना, कोई एडिबल आइटम्स तो नहीं है, इनकी कोई लिमिटेड सेलेबल लाइफ नहीं है, हमारे पास ये चलते रहेंगे। ठीक है, एक्सपायर तो नहीं हो जाएंगे या हमारे पास ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे। तो मैन्युफैक्चर इसकी इन्वेंट्री होल्ड करता है। नंबर टू हमारे पास जो है इंडिविजुअल, वो है होलसेलर। अब होलसेलर जो है वो हमारे पास बल्क क्वांटिटी के अंदर गुड्स बाय करता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और आगे सेल करता है टू द रिटेलर्स। तो हमारे पास ये जो होलसेलर्स होते हैं, दे मेंटेन द इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश गुड्स। व्हाई डू दे डू नॉट मेंटेन द इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल। सप्लायर्स की मैं बात नहीं कर रहा, नॉर्मल हमारे पास जो होलसेलर्स होते हैं जो मार्केट के अंदर ये सारे रिटेल आइटम्स वगैरह जो है वो आगे सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि दे डू नॉट हैव द प्रोडक्शन फैसिलिटी, दे डू नॉट हैव द प्रोडक्शन यूनिट्स, दे डू नॉट हैव द फैक्ट्री। तो इसकी वजह से वो फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरर से बाय करते हैं एंड दे सेल द प्रोडक्ट टू द रिटेलर्स और टू द कंज्यूमर। फिर हमारे पास थर्ड हैं रिटेलर्स। और जो रिटेलर्स होते हैं वो यहाँ पे बाय करते हैं फ्रॉम द होलसेलर और आगे जो कस्टमर्स कंज्यूमर हैं उनको सेल करते हैं। तो वी हैव द नंबर ऑफ रिटेल शॉप्स, रिटेल स्टोर्स इन द मार्केट। So they deal in the finished goods and they sell the product to the end consumer. So this is known as the finished good. थर्ड हमारे पास जो इन्वेंट्री है, इट इज नोन एज वर्क इन प्रोग्रेस। नाउ व्हाट इज वर्क इन प्रोग्रेस। अब जो हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस है उसका मतलब क्या है। हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं अबाउट अंडर कंस्ट्रक्शन साइट और अ रोड। लेट्स सपोज हमारे पास जो कराची आइट्स हैं, जो कराची वाले हैं हमारे पास, दे ऑल नो कि व्हाट इज़ द सिनेरियो एंड व्हाट इज़ द सीन एट यूनिवर्सिटी रोड। ठीक है, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन सिंस 2020। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक रोड पे आप ट्रैवल कर रहे हैं या कम्यूट कर रहे हैं और आगे वहाँ पे साइन लगा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस, दैट मीन्स दैट रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन। इट मीन्स कि आप उस रोड के थ्रू कम्यूट नहीं कर सकते, आप उस रोड के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वेर अ पर्टिकुलर थिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, या लेट सपोज हमारे पास व्हेन वी विजिट अ कंस्ट्रक्शन साइट, तो एक बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे अभी अपार्टमेंट्स बने नहीं हैं, ऑफिसेज बने नहीं हैं। तो जब अपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज बने हुए नहीं हैं, सो इट मीन्स कि वहाँ पे जो लोग हैं वो रिजाइड नहीं कर सकते या लोग वहाँ पे सेटल नहीं हो सकते बिकॉज द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो वर्क इन प्रोग्रेस की जो इन्वेंट्री है, वो लेट सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास फास्ट फूड बिजनेसेस हैं, या फिर हमारे पास ये जितने भी लोकल फ्राइज सेलर हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। वाई द बिजनेस इज गोइंग टू मेंटेन द इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब देखो हमारे पास ये जो फास्ट फूड बिजनेसेस हैं, अब ये क्या करते हैं, क्या ये फिनिश गुड की इन्वेंट्री मेंटेन करके दोपहर से शाम से रख लें। क्या रात को देयर विल बी अ डिमांड एंड द पीपल आर गोइंग टू आस्क फॉर द ब्रोस्ट एंड द बर्गर्स इन द डिनर्स, तो क्या ये इन्वेंट्री बना के रखेंगे? नो। लेकिन वो क्या रखेंगे, हाफ डन रखेंगे, या फिर वो सेमी कुक रखेंगे, हाफ कुक रखेंगे कि इन केस जैसे ही डिमांड आएगी तो वी कैन नॉट इनेबल द होल प्रोसेस, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरे प्रोडक्शन साइकिल को फॉलो करें। तो हम क्या करेंगे, हाफ कुक्ड होगा तो उसे पूरा कंप्लीट करेंगे फिनिश फॉर्म के अंदर एंड देन वी आर गोइंग टू सप्लाई टू द मार्केट और टू द कस्टमर टू डिमांड टू सेटिस्फाई द डिमांड। इसी तरीके से प्राइस वाले होते हैं। व्हेन यू लुक एट द प्राइस सेलर इन द लोकल मार्केट्स, तो हमारे पास पी कार्ड्स होते हैं
उन पीक आवर्स में क्या है, शाम को 5 to 7, 7 to 9, ये जो पीक आवर्स होते हैं उनके अंदर इन फ्राइज़ वालों की डिमांड बढ़ जाती है। तो हमारे पास मार्केट प्लेसेस में जब रश पड़ता है एंड ऑल, तो ये फ्राइज सेलर्स क्या करते हैं, हमारे पास हाफ कुक रखते हैं कि जैसे ही हमारे पास डिमांड आएगी वी आर एबल टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द मार्केट। ये हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो सेमी फिनिश्ड फॉर्म में है। द प्रोडक्ट इज नॉट फिनिश्ड फॉर्म, नॉट इन फिनिश्ड फॉर्म फॉर द कंज्यूमर्स टू कंज्यूम। अभी उसका प्रोसेस क्या है हमारे पास बाकी है। Now we are done with the concept of inventory and the different types of inventory that a business can hold and all. अब यहाँ पे हमारे पास let's discuss the decision. So decision about inventory holding. देखो there are two different types of decision regarding the inventory holding. One is known as high stock holding. It means that the business is maintaining the high levels of inventory, or you can say that the business is overstocking. एक चीज हमारे पास ये कि हाई स्टॉक होल्डिंग, हाई लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, या फिर ओवर स्टॉकिंग के अंदर बिजनेस इन्वॉल्व है। सेकेंड डिसीजन बिजनेस का ये हो सकता है कि बिजनेस इन्वॉल्व है इन लो स्टॉक होल्डिंग। You can say that the business is maintaining the low level of inventory, or you can say that the business is under stocking। अब हाई लेवल का मतलब क्या है, मोर देन द रिक्वायरमेंट। कि लेट सपोज हमारी जो वीकली सेल्स हैं, हमारी वीकली सेल्स 500 है, और हमने इन्वेंट्री बना के रखी हुई है फॉर एग्जांपल 1000, 2000 यूनिट्स अबव देन द रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या है हमारे पास हाई स्टॉकिंग। लो स्टॉक होल्डिंग के रिक्वायरमेंट से कम बना के रखी हुई है हमने। तो ये दो डिसीजन है। अब आपके एग्जामिनर ने यहाँ पे एक एरिया डिस्कस करने के लिए कहा है, वो एरिया ये है कि व्हाट आर द कॉस्ट एंड benefits of high stock होल्डिंग। कि अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस है वो ओवर स्टॉकिंग के अंदर इन्वॉल्व है, हाई स्टॉक होल्डिंग के अंदर इन्वॉल्व है, तो बिजनेस करे क्या, मतलब व्हाट आर द कॉस्ट एंड द बेनिफिट्स दैट अ बिजनेस कैन फेस। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द कॉस्ट एंड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द बेनिफिट्स इफ अ बिजनेस इज मेकिंग अ डिसीजन रिगार्डिंग द हाई स्टॉक होल्डिंग। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस कॉस्ट यहाँ पे डिस्कस करें हम हमारे पास, तो नंबर वन सबसे पहले हमारे पास है दैट इज नोन एज हाई स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। अब सर हाई स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, द स्टोरेज कॉस्ट। जितनी ज़्यादा आप इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हो उतनी ज़्यादा आपको स्टोरेज कैपेसिटी रिक्वायर्ड है। यू नीड अ बिगर वेयर हाउस, उसका रेंट, सिक्योरिटी पेमेंट्स, इंश्योरेंस पेमेंट्स, ये सब कुछ है। Secondly, हमारे पास you need to understand कि sometimes some particular goods need special storage service, climate controlled storage facility। जैसे रिसेंटली हमारे पास आपका पास पेपर का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास आई थिंक इट्स ऑफ मई जून 24 पेपर 2 2 केस नंबर 2 है, जिसके अंदर उसने डिस्कस किया है। वो डिस्कस क्या किया है कि वो लेदर का जो बिजनेस है, तो लेदर बिजनेस, दैट पर्टिकुलर बिजनेस नीड स्पेशल स्टोरेज सर्विस। तो उसकी स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपके पास ये मेडिसिन हैं, कुछ मेडिसिन होते हैं दे नीड दिस क्लाइमेट कंट्रोल स्टोरेज फैसिलिटी। तो इस टाइप की अगर आपके पास स्टॉक होगा और इन्वेंट्री होगी, तो आपकी जो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट होगी, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा। नंबर टू आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, योर कैश एंड कैपिटल वुड बी टाइड अप इन द फॉर्म ऑफ द स्टॉक। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना, कि आप इसी पैसों को, इसी फाइनेंस को कहीं इन्वेस्ट करके यू कैन अर्न द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और यू कैन टेक एनी पर्टिकुलर रिस्क ना।
तो अगर आपने हाई स्टॉक होल्डिंग कर दिए तो आपके जो कैश था, फाइनेंस था, नाउ इट इज टाइड अप इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, सो दैट इज नोन एज हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और द ग्रेटर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नंबर थ्री हमारे पास चांसेस ऑफ फायर, चांसेस ऑफ डैमेज, चांसेस ऑफ ऑब्सोलेंस। अब आपके पास कि हमारे पास फायर डैमेज खदशे होते हैं, हमारे पास आग लग सकती है। वी नो कि आपने देखा, अब हमारे पास जो गुल प्लाजा, वन पर्टिकुलर फायर इंसिडेंट टुक प्लेस लास्ट टू लास्ट वीक इन कराची। ठीक है, तो ये हमारे पास है। इसी तरीके से हमारे पास ऑब्सोलेंस है। अब ऑब्सोलेंस के अंदर हमारे पास क्या है, दो तीन एरियाज हैं ऑब्सोलेंस के अंदर। नंबर वन, अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस डील्स विद द फैशन गुड्स, तो फैशन आउट ऑफ ट्रेंड हो सकता है, आपने रॉन्ग एस्टिमेशन कर ली है और यू डिडंट गेट दी एक्यूरेट सेल्स फोरकास्टिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम द मार्केटिंग टीम एंड ऑल। तो आपने बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर आर्टिकल या पर्टिकुलर एक जो चीज़ ट्रेंड में थी वो बना दी, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं हुई। तो आप पर्टिकुलर फैशन गुड्स जो होंगे वो आउटडेटेड हो जाएंगे, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएंगे। तो आपके पास जो कैश होगा वो टाइड अप हो गया इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, और आपको ये फेस करनी पड़ेगी कॉस्ट ड्रॉबैक। नंबर टू आपके पास टेक बिजनेसेस। आप सुनिएगा, आईफोन के अंदर हमारे पास हुआ क्या। व्हेन दे लॉन्च द आईफोन 17 प्रो मैक्स ना, तो उसके रिगार्डिंग उनकी, आप देखें, इट्स नॉट अबाउट, मेरी एक जर्नल एनालिसिस है, यू मे डिसएग्री विद दिस, ठीक है, इट्स योर ओपिनियन एंड आई रिस्पेक्ट ओपिनियन ऑफ ईच एंड एवरीवन। हमारे पास होता क्या है, हमारे पास सिंस आईफोन 13 14 उनका जो सिग्नेचर कलर है उसकी डिमांड हमेशा ज़्यादा रही। आईफोन 14 डीप पर्पल, आईफोन 15 नेचुरल टाइटेनियम, आईफोन 16 हमारे पास डेजर्ट टाइटेनियम। तो सिमिलरली यहाँ पे कॉस्मिक ऑरेंज की डिमांड ज़्यादा होनी थी। और इनिशियल स्टेजेस में व्हेन दे लॉन्च एन आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स, तो कॉस्मिक ऑरेंज की डिमांड बहुत स्पाइक, मतलब छत फाड़ने वाली डिमांड थी ना। लेकिन हमारे पास क्या था, कैसा, आईफोन 17 प्रो मैक्स कॉस्मिक ऑरेंज, डीप ब्लू एंड थर्ड वन सिल्वर। इनिशियल स्टेजेस पे कॉस्मिक ऑरेंज सबसे नंबर वन पे, फिर हमारे पास ब्लू, डीप ब्लू एंड द थर्ड नंबर पे सिल्वर। हमारे पास ये पर्टिकुलर पूरा ट्रेंड जो है ना वो रोटेट कर गया। सिल्वर सबसे ज़्यादा डिमांडिंग हो गया बाद में, फिर हमारे पास डीप ब्लू और इसके बाद कॉस्मिक ऑरेंज। तो शायद हो सकता है, आई डोंट नो, यू मे डिसएग्री, आई डोंट नो द इनसाइट्स, लेकिन शायद ये हो सकता है कि कॉस्मिक ऑरेंज की इन्वेंट्री इनके पास हो, सिल्वर कम से कम यूनिट्स बनाए थे क्योंकि उतना ज़्यादा ट्रेंडी नहीं है। सबसे ज़्यादा ट्रेंडी और जो एंटिसिपेशन और प्रोजेक्टेड जो पीछे हमारे पास प्रीवियस डाटा था उसके हिसाब से कॉस्मिक ऑरेंज वुड बी द थिंग। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस टाइप की भी हमारे पास अगर सेल्स फोरकास्टिंग एंटिसिपेशन गलत हुई तो यू माइट इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर डिजास्टर, फाइनेंशियल डिजास्टर। सो दीज आर दी सम ऑफ द कॉस्ट जो कि बिजनेस फेस करता है व्हेन द बिजनेस इन्वॉल्व इन हाई स्टॉक होल्डिंग। नाउ बेनिफिट्स भी हैं हमारे पास, ईच एंड एवरी डिसीजन हैज इट्स ओन कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आ जाएं बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स अगर देखे जाएं हमारे पास, तो बेनिफिट्स हमारे पास क्या क्या हैं। नंबर वन, द बिजनेस कैन मीट एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड। कि अचानक से हमारे पास अगर कोई डिमांड बढ़ती है और अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड होती है, सो वी हैव द स्टॉक अवेलेबल टू सेटिस्फाई द डिमांड लेवल्स एंड टू द सेल्स ऑफ द बिजनेस ना। नंबर टू हमारे पास लो ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब लो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ना वो कम, मतलब अगर पर ऑर्डर है शिपमेंट ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होगी, बार बार आप स्टॉक मंगा रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट इन्वॉल्व इन स्टॉक होल्डिंग। तो बार बार अगर इफ यू आर इन नीड ऑफ सप्लाईज एंड यू नीड टू इनेबल द ऑपरेशन, सो यू आर ऑर्डरिंग अगेन एंड अगेन, जिसकी वजह से ऑर्डरिंग कॉस्ट बार बार अप्लाई हो रही है एंड इट इज गोइंग टू मेक योर गुड्स एक्सपेंसिव। नंबर थ्री, द बिजनेस कैन अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर आप हाई स्टॉक होल्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और आप यहाँ पे बल्क क्वांटिटी के अंदर बल्क परचेजिंग कर लेते हैं फ्रॉम दी सप्लायर, सो द सप्लायर इज ऑब्वियसली गोइंग टू गिव यू अ डिस्काउंट, जिसकी वजह से आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल विल हेल्प यू इन बिकमिंग प्राइस कंपैटिटिव हमारे पास।
नंबर फोर हमारे पास, द बिजनेस कैन अवॉइड नंबर वन, प्राइस हाइक। नाउ व्हाट इज प्राइस हाइक? कि लेट सपोज मार्केट में शॉर्टेजेस हैं, मार्केट में माल शॉर्ट हो गया हमारे पास, सो वी हैव दिस स्टॉक अवेलेबल, सो देर इज नो नीड टू वरी, वी हैव दिस स्टॉक अवेलेबल, वी कैन इनेबल द ऑपरेशंस, और प्लस स्टॉक महंगा हो गया है तो हम प्राइसेस बढ़ा के प्रॉफिट को भी इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्टॉक पुराना अवेलेबल है। और लेट सपोज अगर प्राइसेस बढ़ भी गई हैं तो वी आर नॉट द विक्टिम ऑफ दिस प्राइस हाइक बिकॉज वी हैव द स्टॉक अवेलेबल, सो दिस दीज आर द बेनिफिट्स कि इफ अ बिजनेस इज मेंटेनिंग द हाई लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, तो ये बेनिफिट्स हैं जो कि बिजनेस को मिलेंगे, और दीज आर द कॉस्ट दैट द बिजनेस इज गोइंग टू फेस। इज इट क्लियर गाइस? यहां तक साथ हैं एवरीवन हमारे पास? अब गाइस हमारे पास एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जो मैं आपके सामने यहाँ पे डेवलप करूंगा कि देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन वेदर अ बिजनेस कैन इन्वॉल्व इन हाई स्टॉक holding or the business can involve in low stock holding. So these are the two different decisions. अगर मैं हाई स्टॉक होल्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होता हूं तो हाई स्टॉक होल्डिंग की वजह से मेरी जो स्टॉक होल्डिंग स्टोरेज कॉस्ट है बिजनेस की वो बढ़ जाएगी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आई विल गेट द बेनिफिट ऑफ लोअर ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो मेरी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा, अगर मैं लो स्टॉक होल्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होता हूं तो यहां पे मुझे एक बेनिफिट मिलेगा कि मेरी स्टोरेज और स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन मेरी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो यहां पे बढ़ जाएगी। तब यहां पे एक ऐसी सिचुएशन है कि यहां पे मुझे इन्वेंट्री को मैनेज करना है, और यहां पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब करें क्या। तो यहां पे एंट्री होगी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट की, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज EOQ। नाउ व्हाट इज EOQ? EOQ स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लेट्स ब्रेक इट डाउन कि हमारे पास इस टर्म का मतलब क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब हमारे पास एक ऐसा ऑर्डर साइज जो हम करें जो कि बिजनेस के लिए इकोनॉमिकल हो, चीपर हो, अफोर्डेबल हो इन टर्म्स ऑफ बोथ टाइप ऑफ दीज कॉस्ट। तो EOQ लेवल हमारे पास बेसिकली जो इन्वेंट्री कंट्रोलर्स हैं दे डू कैलकुलेट, दे अप्लाई अ सर्टेन फार्मूला, वर्किंग करते हैं, फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं कि कितनी डिमांड होती है, कितने यूनिट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द प्रोडक्शन, क्या स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्रीज। ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद दे डू कैलकुलेट द EOQ। एक ऐसा हमारे पास ऑर्डर लेवल आ जाता है जिस पे हमारी स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट और हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है वो दोनों एक दूसरे के इक्वालेंट हो जाती हैं। तो EOQ इज नोन एज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इट मींस कि एक ऐसा सर्टेन ऑर्डर साइज, एक ऐसा ऑप्टिमम ऑर्डर साइज जिसके अंदर हमारी ये दोनों जो कॉस्ट होंगी, स्टॉक होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? इक्वालेंट हो जाएंगी। आ जाए हमारे पास, ये डायग्राम ना बनाने के लिए आती है, सिर्फ आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम ये कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट है और यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स हैं। अब ये हमारे पास एक कर्व लाइन है और ये हमारे पास एक कर्व लाइन है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कॉस्ट है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो रेड वाली है हमारे पास, ये कौन सी कॉस्ट है? ये है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। कम यूनिट्स हैं हमारे पास तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, जैसे जैसे हमारे यूनिट्स बढ़े ऑर्डरिंग कॉस्ट स्प्रेड हो रही है। तो हमने ये क्या पढ़ा था कि हाई स्टॉक होल्डिंग के अंदर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाती है? कम। फिर हमारे पास जो ग्रीन है, ग्रीन कर्व जो लाइन है, ये हमारी है स्टॉक होल्डिंग स्टोरेज कॉस्ट।
जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही मेरी स्टोरेज कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वी ऑल नो कि हाई स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट के अंदर स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अब हमारे पास अगर देखा जाए तो ये एक पॉइंट आ रहा है। तो ये जो लेवल ऑफ यूनिट्स होंगे हमारे पास, ये एक ऐसा हमारे पास ऑर्डर साइज होगा जिसको हम कहेंगे ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। कि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स अगर बिजनेस ऑर्डर करके होल्ड करता है तो दोनों कॉस्ट एक दूसरे के इक्वालेंट हो जाएंगी। क्योंकि रेड वाली लाइन ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रही है। और ग्रीन वाली हमारी स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। तो ऑप्टिमम ऑर्डर साइज इज दिस कि यहाँ पे हमारी दोनों कॉस्ट एक दूसरे की क्या हो रही हैं, इक्वालेंट हो रही हैं। सो दिस इज नोन एज द EOQ ऑप्टिमम ऑर्डर साइज।